हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइज स्टडी क्लासेस में। तो हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम राजनीतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें यूनिट 3 है। उसमें हमने अति लघु और बहुविकल्प क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज हमारा विस्तृत क्वेश्चन है, तो देखते हैं आज का पहला विस्तृत क्वेश्चन क्या है। राज्य के प्रमुख तत्वों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। राज्य के कौन कौन से तत्व हैं उनके बारे में बताना है। राजनीतिक विज्ञान का प्रतिपाद्य विषय राज्य है। राज्य से ही राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत है। यानी कहा गया है कि जो राज्य है, राज्य से ही तो राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत होती है और राजनीतिक विज्ञान से ही राज्य की अंत होता है। गवर्नर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। और गवर्नर ने कहा है कि जो राजनीतिक विज्ञान का आरंभ है और अंत है वो राज्य के साथ होता है। राज्य मानव का सबसे महत्वपूर्ण, अनिवार्य और सर्वोच्च सामाजिक संगठन है। और उन्होंने कहा है कि जो राज्य है वो मानव का सबसे महत्वपूर्ण है, अनिवार्य और सर्वोच्च सामाजिक संगठन है। यह शांति और व्यवस्था को बनाए रखता है। उन्होंने कहा है कि जो राज्य है वो शांति और व्यवस्था को बनाए रखता है तथा विभिन्न संगठनों में सामंजस्य स्थापित करता है। और जो राज्य में विभिन्न संगठन है उनमें क्या सामंजस्य स्थापित करता है। यह सभ्य जीवन की पहली आवश्यकता है। गवर्नर ने कहा है कि जो राज्य जो है वो सभ्य जीवन के लिए सबसे पहली आवश्यकता है। सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करने वाले को राज्य द्वारा दंडनीय किया जाता है। जो सामाजिक व्यवस्था है उसको नष्ट करता है तो उसे राज्य द्वारा किया जाता है, दंडनीय किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि राज्य के जो प्रमुख तत्व हैं वे कौन कौन से हैं। तो हमने उसमें अति लघु क्वेश्चन में पढ़ा था कि जनसंख्या है और सरकार है, संप्रभुता है आदि। तो हमारा पहला पॉइंट है जनसंख्या। अब हम पढ़ते हैं कि राज्य के तत्व में जनसंख्या का क्या रोल है। तो राज्य का प्रथम अनिवार्य तत्व जनसंख्या है। राज्य व्यक्तियों के योग से बनता है। इसमें कहा गया है कि जो राज्य का अनिवार्य तत्व है वो जनसंख्या है और राज्य व्यक्तियों के योग, यानी बहुत सारे व्यक्तियों को मिलाकर क्या बनता है, राज्य बनता है। बिना जनसंख्या के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। जहाँ जनसंख्या नहीं होगी हम उसे राज्य नहीं कह सकते। बल्सली के अनुसार राज्य के अस्तित्व का आधार जनता में निहित है। और कहा गया है कि जो राज्य का जो अस्तित्व है या राज्य का जो निर्माण है वो जनता के द्वारा ही होता है। परंतु जनसंख्या के विषय में दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं और जो जनसंख्या के विषय में है वे दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं। जनसंख्या कैसी होनी चाहिए और जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। कहा गया है कि राज्य बनाने के लिए जनसंख्या की आवश्यकता होती है, व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। लेकिन ये बात एक दो बातों पर निर्भर करती है कि जनसंख्या कैसी होनी चाहिए और जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो और जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। राजनीतिक जीवन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या कैसी हो। जनसंख्या के स्वरूप पर ही राज्य का स्वरूप निर्भर करता है। जैसा वहाँ के नागरिकों का आचरण होगा वैसा ही राज्य होगा। इसमें कहा गया है कि जनसंख्या कैसी होनी चाहिए, यानी जनसंख्या ऐसी होनी चाहिए कि जनसंख्या का व्यवहार, स्वरूप और जो नैतिक आचरण है यदि वह अच्छा होगा तो राज्य भी अच्छा होगा। राज्य के विकास के लिए यह आवश्यक है कि राज्य की जनता उच्च स्तर को ही अथवा शारीरिक, बुद्धि और संस्कृति दृष्टिकोण में उन्नत हो। और राज्य के विकास में यह आवश्यक है कि राज्य की जो जनता है वो उच्च स्तर की हो, आर्थिक, शारीरिक, बौद्धिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छी हो। उन्नत, शिक्षित और राजनीतिक चेतना से संपन्न जनता ही राज्य के लिए सुदृढ़ आधार का निर्माण करती है। यानी यदि कहीं की जनसंख्या अच्छी होगी, बुद्धिमान होगी और शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट होगी तो जो राज्य होगा उसका विकास तीव्र गति से होगा और राज्य कैसा होगा, अच्छा होगा। आगे बढ़ते जनसंख्या के संबंध में यह कहना कठिन है कि राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। इस संबंध में केवल यह कहा जा सकता है कि राज्य में जनसंख्या न तो अधिक हो और न ही बहुत कम हो। विश्व में अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र भी हैं जैसे भारत, चीन तथा कम जनसंख्या के देश भी हैं जैसे स्विट्जरलैंड तथा कोस्टारिका। प्लेटो आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 मानता है। यानी जो प्लेटो ने राज्य की जो जनसंख्या है वो 5040 बताई है तथा रूसों ने 10,000 को आदर्श जनसंख्या माना। और जो रूसों ने जो राज्यों की जनसंख्या बताई है वो क्या बताई है, 10,000 बताई है। जनसंख्या की वस्तु में
विषय में अरस्तु का विचार है कि राज्य की जनसंख्या न बहुत कम हो और न बहुत अधिक हो। यानी जो राज्य का निर्माण था, राज्य का निर्माण में क्या जनसंख्या की आवश्यकता थी, और जनसंख्या की आवश्यकता में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जनसंख्या कैसी होनी चाहिए। तो जनसंख्या कैसी होनी चाहिए? यदि जनसंख्या बुद्धिमान होगी और शिक्षित लोग होंगे, शारीरिक मानसिक रूप से विकसित लोग होंगे, तो राज्य अच्छा होगा। दूसरा पॉइंट था कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, इसमें सभी विचारकों के अलग अलग विचार हैं। जैसे कि प्लेटो ने तो 5040 बताया, रूसो ने 10,000 बताया। अरस्तु का विचार है कि जनसंख्या न तो अधिक होनी चाहिए और न ही कम होनी चाहिए। गोर्नर का मत है कि जनसंख्या राज्य के संगठन के अस्तित्व के लिए पर्याप्त संख्या में होनी चाहिए। और जो गोर्नर है उनका कहना है कि राज्य के संगठन के अस्तित्व के लिए पर्याप्त संख्या में जनसंख्या होनी चाहिए तथा वह उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, जितनी के लिए भूखंड तथा राज्य के साधन पर्याप्त हो। और गवर्नर ने कहा है कि जनसंख्या उतनी होनी चाहिए जितनी कि राज्य में स्थान हो, यानी जगह हो, और जितने साधन हो उसी के अनुसार जनसंख्या होनी चाहिए। इसी प्रकार का विचार सोल्टाउ ने भी व्यक्त किया है। जनसंख्या का संबंध प्रयोग की वस्तुओं की उपलब्धि, वांछित जीवन स्तर तथा सुरक्षा एवं उत्पादन की आवश्यकता से होना चाहिए। आकार के अतिरिक्त जनसंख्या का दूसरा पहलू है उसका गुण, यानी क्वालिटी। नागरिकों के गुण ही वस्तुतः राज्य की प्रगति तथा विकास पर निर्भर करते हैं। ऊपर भी कहा गया है, यानी जो नागरिक हैं उनके गुण के आधार पर ही राज्य का विकास निर्भर करता है। राज्य की उन्नति के लिए नागरिकों को विचारशील, प्रतिभावान, बुद्धिमान, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। यदि राज्य की उत्पत्ति करनी है तो उसके लिए नागरिकों को विचारशील होना चाहिए, प्रतिभावान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। वर्तमान युग की परिस्थिति बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों के पक्ष में है। उत्पादन की नई प्रणालियां, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार, सुरक्षा की समस्या है। यानी जो उत्पादन की नई प्रणालियां हैं वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सुरक्षा की समस्या, राष्ट्रीय शक्ति आदि को ध्यान में रखते हुए कम जनसंख्या वाले राष्ट्र कभी भी बड़े राष्ट्रों की कोटि में नहीं आ सकता। यद्यपि राज्य की जनसंख्या का सही निर्धारण नहीं किया जा सकता, परंतु यह इतनी आवश्यक होना चाहिए कि राज्य का सुचारू रूप से संगठन हो सके। जनसंख्या इतनी अधिक भी नहीं होनी चाहिए कि जनता का भरण पोषण एक समस्या बन जाए। यानी जनसंख्या, जो राज्य की जनसंख्या है वो राज्य के स्थान यानी भूमिगत व्यवस्था को देखते हुए और राज्य में उपलब्ध साधनों को देखते हुए उसके अनुसार राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए। राज्य की जनसंख्या इतनी अधिक भी नहीं होनी चाहिए कि जो राज्य की जनता है उसका भरण पोषण न किया जा सके। आदर्श, सुखी एवं संपन्न राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्र की जनसंख्या तथा उसके आर्थिक समाधानों में उचित अनुपात होना चाहिए। अब हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ा था कि राज्य की उत्पत्ति में पहला पॉइंट था जनसंख्या, दूसरा पॉइंट है प्रदेश। तो भूमि, प्रदेश अथवा स्थायी भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व है। यानी जनसंख्या के साथ साथ राज्य के लिए भूमि की भी आवश्यकता होती है। प्रत्येक राज्य के पास निश्चित भूभाग अथवा क्षेत्र होना चाहिए। यानी प्रत्येक राज्य के लिए अपना निश्चित यानी खुद का स्थान होना चाहिए जिसकी सीमाएं पूर्व निश्चित हो और जिसमें उस राज्य की जनता स्थायी रूप से निवास करती हो। किसी इधर उधर भटकने वाली खानाबदोश जाति को राज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। यदि कोई जनजाति होती है, ये इधर उधर वाली जनजाति को राज्य की संज्ञा नहीं दी जाती। एक निश्चित भूखंड पर अधिकार स्थापित करने के उपरांत ही वे एक राज्य होने का दावा कर सकते हैं। एक प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व तक विश्व में यहूदी राज्य का अस्तित्व नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात निश्चित भूभाग के आधार पर इजराइल नामक यहूदियों के राज्य की स्थापना की थी। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध था तो उससे पहले जो यहूदी थे उनका राज्य पर कोई स्थान अस्तित्व नहीं था। लेकिन युद्ध के पश्चात जो यहूदी थे, इजराइल नामक यहूदी ने राज्य की स्थापना की। परंतु राज्य कहलाने के लिए कितना भूभाग आवश्यक है यह निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता।
विश्व में छोटे बड़े सभी प्रकार के राज्य हैं, यानी विश्व में छोटे भी हैं कुछ राज्य, बड़े भी हैं। यह निश्चित रूप छोटे बड़े सभी राज्य हैं। एक और रूस जैसे विशाल क्षेत्रफल के राज्य हैं, तो दूसरी ओर सैन मेरिनो जैसा राज्य है। जो कुछ देश ऐसे हैं रूस जैसे बड़े राज्य हैं, जबकि कुछ छोटे हैं जैसे कि सैन मेरिनो, जिसका क्षेत्रफल केवल 61 वर्ग किलोमीटर है। ग्रीन विचारक आत्मनिर्भरता को राज्य क्षेत्र की कसौटी मानते हैं। अरस्तु आदर्श राज्य के संबंध में कहता है कि राज्य की भूमि सीमा के अंतर्गत प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता इतनी होनी चाहिए कि राज्य आत्मनिर्भर हो सके। जो अरस्तु है उनका कहना है कि राज्य के जो अंतर्गत प्राकृतिक साधन हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार ही प्रचुरता इतनी होनी चाहिए कि राज्य आत्मनिर्भर हो सके। निश्चित भूभाग और उसमें जनता का स्थायी निवास ही राज्य को अन्य समुदायों से उच्च स्थिति प्रदान करता है। आगे लिखा है, साथ ही भूप्रदेश की सुदृढ़ता तथा संचालन की आवश्यकता मानी जाती है। यदि प्राकृतिक सीमाओं से घिरा एक क्रम में निश्चित क्षेत्र है, तब उसकी सीमाएं अधिक सुरक्षित रहती हैं और सीमा विवाद नहीं होते। यानी जो प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ एक निश्चित क्षेत्र होता है, तो उसकी सीमाएं क्या है, सुरक्षित रहती हैं और सीमा विवाद नहीं होते। राज्य निश्चित प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत अपनी सत्ता और अधिकार का प्रयोग करता है। जैसे नदियाँ, पर्वत भूभाग के अंदर का प्रदेश भी राज्य के भूभाग में शामिल हो जाता है। समुद्र की सीमाओं से लगा 12 किलोमीटर का क्षेत्र तथा संपूर्ण क्षेत्र के ऊपर का वायुमंडल भी राज्य का ही क्षेत्र होता है। यानी राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत क्या कहते हैं, जो राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, भूभाग के अंतर्गत जो राज्य भूभाग में शामिल है, समुद्र की सीमा से लगा 12 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो भी राज्य के अंतर्गत आता है। इस प्रकार भूभाग के संबंध में स्पष्ट है कि वह निश्चित होना चाहिए और उसकी भूमि, प्राकृतिक साधन आदि इतने और इस प्रकार के होने चाहिए कि वह आत्मनिर्भर रह सके। थर्ड पॉइंट है सरकार। तो राज्य एक अमूर्त संस्था है, यानी राज्य एक अमूर्त संस्था है जिसका मूर्त रूप सरकार है, और जो सरकार को राज्य का मूर्त रूप कहा गया है। सरकार कुछ व्यक्तियों का वह संगठन होता है जो राज्य की इच्छाओं को क्रियान्वित करता है। सामूहिक जीवन की समुचित व्यवस्था करना, कानून निर्माण करने तथा उन्हें लागू करने व वित्त और प्रशासन की व्यवस्था करने तथा शांति की व्यवस्था की स्थापना करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। यानी सामूहिक जीवन की जो समुचित व्यवस्था है, कानूनों को बनाने के लिए, वित्तीय व्यवस्था चलाने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रत्येक राज्य के लिए सरकार अनिवार्य है। गवर्नर के अनुसार सरकार राज्य का वह साधन या यंत्र है। जो सरकार है वो राज्य का वह साधन या यंत्र है जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्य अर्थात सामान्य नीति और सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। गवर्नर ने सरकार को राज्य का वह साधन बताया या वह यंत्र बताया है जिसके द्वारा राज्य के उद्देश्य तथा जो समान नीतियां हैं और समान उद्देश्य है उनकी पूर्ति की जाती है। सरकार के अभाव में जनता एक संगठित या अनियंत्रित जनसमूह मात्र होती है। यदि सरकार नहीं होगी तो जो वहाँ की जनसंख्या है या जनता है वो असंगठित तथा अनियंत्रित हो जाएगी, जिसके पास सामूहिक रूप से कोई कार्य करने के साधन नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा संप्रभुता, यानी संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिसे हम राज्य का प्राण भी कहते हैं। यानी संप्रभुता को जो है राज्य का प्राण कहा गया है। यही तत्व राज्य का अन्य सामाजिक संस्थाओं में भी भेद करता है, और जो राज्य के अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें भेद कौन करता है, संप्रभुता। विलोबी के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। यानी जो राज्य की सर्वोपरि इच्छा बताया गया है वो किसे बताया गया है, संप्रभुता को। संप्रभुता का अर्थ राज्य की सर्वोच्च सत्ता से होता है। यानी राज्य की जितनी भी सर्वोच्च सत्ता है वो क्या है, संप्रभुता है। यह आदेश देने और उसका पालन कराने की क्षमता रखती है। यानी संप्रभुता वह होती है कि कानूनों को बनाने और उन्हें चलवाने यानी नियमित रूप से लागू करने के लिए जो होती है उसे क्या कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो और आंतरिक क्षेत्र में सर्वोपरि हो।
संप्रभुता आंतरिक और बाह्य दो प्रकार की होती है। आंतरिक संप्रभुता का अभिप्राय कि अपनी प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत राज्य के ऊपर अन्य कोई सत्ता नहीं, कानून, व्यक्ति या समुदाय कोई राज्य से ऊपर नहीं है। यानी जो आंतरिक संप्रभुता है उसके अंतर्गत जो प्रदेश की सीमा के अंदर के राज्य हैं उनके ऊपर कोई सत्ता नहीं, कानून, व्यक्ति या समुदाय कोई भी राज्य से ऊपर नहीं है। बाह्य संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य की जो सीमा के बाहर कोई सत्ता राज्य से ऊपर नहीं है, और जो राज्य की सीमा से बाहर कोई सत्ता है तो वो राज्य से ऊपर नहीं है। कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन या कोई बाह्य राज्य का अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्य की प्रभुसत्ता को मर्यादित नहीं कर सकता। इस संप्रभुता को लक्ष्य करके बोधा ने कहा था कि राज्य नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च सत्ता है, जो कानून द्वारा भी नियंत्रित नहीं है। आइंस्टीन संप्रभुता को अमर्यादित, अविभाज्य, अभेद, सार्वभौम, स्थायी तथा सर्वोच्च मानता है। यानी आइंस्टीन जो है वो संप्रभुता को अमर्यादित मानते हैं, अविभाज्य मानते हैं, अभेद मानते हैं तथा सार्वभौम, स्थायी तथा सर्वोच्च मानते हैं। उदाहरण के लिए 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत एक राज्य नहीं था, क्योंकि जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सरकार में रहते हुए उसका प्रभुसत्ता संपन्न नहीं थी। राज्य के इन चार तत्वों के अतिरिक्त गवर्नर ने राज्य का एक अन्य तत्व भी उल्लेखित करता है। गवर्नर के अनुसार राज्य के लिए स्वभावत आज्ञाकारी होना भी आवश्यक है। गवर्नर का मत है कि राज्य का स्थायित्व तथा सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आज्ञाकारी से परिपूर्ण नागरिकों के समूह की आवश्यकता है। यदि नागरिक डर अथवा भय के आधार पर राज्य के आदेशों का पालन करेंगे तो राज्य का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा।